नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह और आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल की प्रगति की समीक्षा की। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद आयोजित किया गया। इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। एक तारे के प्रकाश से तेज होने के भ्रम संबंधित समस्या का समाधान किया गया। वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना आरंभ की गई और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने एक वित्त पोषण सुविधा को मंजूरी प्रदान की है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसका विकास सागरमाला योजना के तहत किया जा रहा है। ये परियोजना भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक की सभी विविधतापूर्ण और समृद्ध कलाकृतियों को एडुटेनमेंट उद्देश्यों के लिए दर्शाया गया है। यहाँ एडुटेनमेंट का मतलब है शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का उद्देश्य। इसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय वित्त पोषित कर रहे हैं। इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय संस्कृति कोष के माध्यम से अनुदान द्वारा किया जा रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ से मानव निर्मित प्राचीनतम और सूख चुके गोदीबाड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, जहाँ पर जहाजों की आवाजाही होती है और जहाँ से सामान को लादा जाता है, उतारा जाता है, उसे गोदीबाड़ा कहते हैं। ये 2400 ईसा पूर्व का है। ये खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। आपको बता दें कि भारत की समुद्री विरासत काफी प्राचीन है। समुद्री गतिविधियों का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। गुजरात के वडनगर के पास उत्खनन के दौरान सिकोतर माता यानी समुद्र की देवी का एक मंदिर भी मिला था। इसके अलावा नंद, मौर्य, सातवाहन और गुप्त वंश के दौरान भी समुद्री गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। दक्षिण में चोल, चेर, पांडे और विजयनगर साम्राज्य भी समुद्री संसाधनों से संपन्न थे। उदाहरण के लिए चोलों ने अरब और चीन के व्यापारियों को आकर्षित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने क्षेत्र में यूरोपीय नौसेना का मजबूती से प्रतिरोध करने के लिए एक विशाल नौसैनिक बेड़े का निर्माण किया था। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद आयोजित किया गया। IADD यानी इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग संवाद की थीम थी अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। संवाद के दौरान गांधीनगर घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में कई प्रस्ताव किए गए, जैसे कि पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण स्लॉट्स में वृद्धि और प्रशिक्षण दलों की तैनाती करके किया जाएगा। अफ्रीका की रक्षा बलों का सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण किया जाएगा। सैन्य अभ्यासों में भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत अफ्रीका रक्षा संबंधों की बात करें तो इनकी नींव 2 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहला है सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। भारत और अफ्रीका ने इथियोपिया और नाइजीरिया में सैन्य अकादमियों की स्थापना की है। इसके अलावा दोनों देशों ने सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में भागीदारी द्वारा अपने संबंध मजबूत किए हैं। वर्तमान में गैर पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इनमें आतंकवाद, समुद्री डकैती और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। दोनों पक्षों की साझा चिंताएं हैं। भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था। बाद में लगातार होने वाले डिफेंस एक्सपो के आयोजनों के माध्यम से IADD को संस्थागत रूप दिया गया। अब इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाएगा। और अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित है। इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है। ये विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए सभी सदस्य देशों की पुलिस को मिलकर कार्य करने में मदद करता है। इंटरपोल के सदस्यों की कुल संख्या 195 है। भारत वर्ष 1949 से इसका सदस्य है। इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। इसका मुख्यालय
मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। इंटरपोल की संरचना की बात करें तो महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। ये एक देश एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करता है। महासभा के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्यकारी समिति प्रभारी शासी निकाय के रूप में कार्य करती है और महासचिवालय महासचिव द्वारा संचालित होता है। ये अलग अलग प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का समन्वय करता है। प्रत्येक देश में एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो होता है। ये महासचिवालय और अन्य देश की एनसीबीज के लिए परस्पर संपर्क के केंद्र बिंदु की भूमिका निभाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इंटरपोल के लिए भारत के एनसीबी के रूप में नामित किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं इंटरपोल के कार्यों के बारे में। दरअसल इंटरपोल 3 तरह के अपराधों पर नियंत्रण करता है। ये आतंकवाद का मुकाबला करने, साइबर अपराध तथा संगठित और उभरते अपराधों पर नियंत्रण लगाता है। दूसरा है ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और अधिक सतत विश्व के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होते हैं। ये नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए जारी किए जाते हैं। ये नोटिस किसी सदस्य देश के इंटरपोल एनसीबी के अनुरोध पर महासचिवालय जारी करता है। इंटरपोल का रेड नोटिस वांटेड व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस चेतावनी और इंटेलिजेंस के लिए जारी किया जाता है। येलो नोटिस गुमशुदा व्यक्ति के लिए, ऑरेंज नोटिस आशंकित खतरे के लिए, ब्लू नोटिस अतिरिक्त सूचना की मांग करने के लिए, पर्पल नोटिस अपराधी की कार्यप्रणाली पर सूचना प्राप्त करने के लिए, ब्लैक नोटिस अज्ञात शव के लिए। इसके अलावा इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस और यूएनएससी के प्रतिबंधों के अधीन समूह और व्यक्ति को। अगली खबर अंतरिक्ष जगत से है। ये पेपर 3 का टॉपिक है, साइंस और टेक के अंतर्गत आएगा। दरअसल एक तारे के प्रकाश से तेज होने के भ्रम संबंधी समस्या का समाधान किया गया। वर्ष 2017 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ने बाइनरी न्यूट्रॉन तारे के विलय और इससे एक तीसरे पिंड के निर्माण के संकेत को दर्ज किया था। ऐसा माना जाता है कि संभवतः ये एक ब्लैक होल था। इसने एक असामान्य आयनित पदार्थों के एक पुंज प्रवाह यानी जेट ऑफ मैटर को भी दर्ज किया था। इससे प्रकाश से भी तेज गति से गमन करने का भ्रम पैदा हुआ था और इस तरह की परिघटना को सुपर ल्यूमिनल गति कहा जाता है। नए अध्ययन के मुताबिक आयनित पदार्थों के एक पुंज प्रवाह की वास्तविक गति प्रकाश की गति के 99.97% थी। कोई दूर का पिंड प्रकाश की गति से तेज चलता हुआ प्रतीत हो सकता है, बशर्ते कि उसमें हमारी ओर गति के कुछ घटक हों, साथ ही वो लाइन ऑफ साइट के लंबवत भी हो। यह अध्ययन इस परिकल्पना को भी बल प्रदान करता है कि ऐसे न्यूट्रॉन तारों का विलय गामा किरणों के प्रस्फुटन के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह का प्रस्फुटन गामा विकिरण प्रकाश के अल्पकालिक विस्फोट हैं। ये प्रकाश का सबसे ऊर्जावान रूप है। ये केवल कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई मिनट तक अस्तित्व में रहते हैं। इस अध्ययन में लोरेंस फैक्टर को सही ढंग से मापने के लिए ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स यानी गाइया अंतरिक्ष यान आदि का इस्तेमाल किया गया है। लोरेंस फैक्टर को रिलेटिविस्टिक यानी सापेक्षवादी फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। ये विशेष सापेक्षता का एक मूलभूत घटक है। ये इस तथ्य को मापता है कि अंतरिक्ष के माध्यम से किसी पिंड के वेग से भौतिक मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। इसी संबंध में कुछ और फैक्ट्स भी जानते हैं। दरअसल ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता है। इनका निर्माण कई तरीकों से होता है। दरअसल जब एक विशाल तारे का कोर स्वतः नष्ट हो जाता है तो इससे भी ब्लैक होल बनता है। आकाश गंगा के निर्माण के समय संभवतः विभिन्न ब्लैक होल्स के विलय से भी इसका निर्माण होता है। इसके बाद बिग बैंग के तुरंत बाद या इसके बाद के संक्रमणों में इसका निर्माण होता है। न्यूट्रॉन तारों के विलय से भी ब्लैक होल बनते हैं। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। गैया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। इसका लक्ष्य मिल्की वे आकाश गंगा के लगभग 1 अरब तारों का सर्वेक्षण करना है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से आकाश गंगा का सबसे बड़ा और सबसे सटीक त्रिआयामी यानी 3D मानचित्र बनाया जाएगा।
वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना आरंभ की गई। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के समक्ष विद्यमान स्वास्थ्य संबंधी खतरों से निपटना है। ये योजना 4 संगठनों ने शुरू की है। ये संगठन है खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ये वन हेल्थ पर पहली संयुक्त योजना है। इसका लक्ष्य क्षमता और प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए एक ढांचा तैयार करना है। इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरों को सामूहिक रूप से बेहतर ढंग से रोकने, पूर्वानुमान लगाने, पता लगाने और आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। ये योजना 6 परस्पर संबद्ध कार्रवाइयों पर निर्मित की गई है। ये कार्रवाइयाँ सतत स्वास्थ्य और खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने में सामूहिक रूप से योगदान करते हैं। इन 6 कार्रवाइयों में शामिल हैं स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वन हेल्थ क्षमताओं को बढ़ाना, पशुजन्य रोगों के एपिडेमिक और पेंडेमिक में बदलने के खतरों को कम करना। किसी भी रोग को एपिडेमिक तब कहा जाता है जब महामारी का एक देश के केवल किसी क्षेत्र या समुदाय में प्रसार हो, जबकि पेंडेमिक का मतलब है कि महामारी का वैश्विक प्रसार हो चुका है। पशुजन्य यानी जूनोटिक बीमारी, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय और वाहक जनित रोगों का नियंत्रण और उन्मूलन करना। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों के आकलन, प्रबंधन और संचार को मजबूत करना। साथ ही धीरे धीरे वैश्विक महामारी बनते जा रहे रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाना इसकी कार्रवाइयों में शामिल है। और साथ ही ये वन हेल्थ में पर्यावरण को एकीकृत करने पर भी बल देता है। वन हेल्थ एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों, पादपों और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को सतत रूप से संतुलित और अनुकूलित करना है। इसमें लोक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और पर्यावरण क्षेत्र शामिल हैं। वन हेल्थ के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसमें नई संक्रामक बीमारियों का उभरना, एंडेमिक, जूनोटिक और वाहक जनित बीमारियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा विश्व भर में खाद्य और जल संरक्षण से संबंधित खतरों में वृद्धि हो रही है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित है। आईएसए ने एक वित्त पोषण सुविधा को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा आयोजित हुई थी। इस महासभा में आईएसए ने एक भुगतान गारंटी व्यवस्था सोलर फैसिलिटी को स्वीकृति प्रदान की है। सोलर फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका में अल्पसेवित बाजारों में निवेश के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना है। अंडर सर्व्ड मार्केट ऐसे बाजार हैं जहां उनकी क्षमता से कम वस्तुएं और सेवाएं हैं। ये एक भुगतान गारंटी तंत्र है। इससे सौर परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसके 2 वित्तीय घटक हैं। एक है सौर भुगतान गारंटी कोष। ये कोष भुगतान की आंशिक गारंटी प्रदान करेगा। ये कोष उन भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश को सक्षम करेगा जिन्हें वर्तमान में निवेश प्राप्त नहीं हो रहा है। और दूसरा है सौर बीमा कोष। ये परियोजना के राजस्व अर्जित करने से पहले के चरण में सौर विकासकर्ताओं के लिए बीमा प्रीमियम के बोझ को कम करेगा। इस महासभा के दौरान भारत और फ्रांस को आईएसए के फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। आईएसए भारत और फ्रांस का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को संगठित करना है। आईएसए महासभा निर्णय लेने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसके 110 सदस्य हैं। आईएसए का मिशन वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करना है। साथ ही प्रौद्योगिकी की लागत और इसके वित्त पोषण में आने वाली लागत को कम करना है। आईएसए की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि आईएसए सचिवालय ने आईएसए सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर यानी स्टार सी का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य आईएसए सदस्य देशों में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करना है। इसके अलावा मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए आईएसए सोलर फेलोशिप शुरू की गई है। इसे सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के प्रबंधन के लिए आवश्यक कुशल और योग्य पेशेवर कार्यबल के निर्माण के लिए आरंभ किया गया है। साथ ही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की गई। इसे आपस में जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक वैश्विक प्रणाली का निर्माण करने के लिए आरंभ किया गया है। इसे आईएसए और विश्व बैंक समूह की साझेदारी में शुरू किया गया है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से भविष्य नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग को प्रोत्साहन देना है। पेंशन का वितरण करने वाले बाकी बचे 16 बैंक भी अब भविष्य पोर्टल के साथ अपना एकीकरण शुरू करेंगे। भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए एक पोर्टल है। इसके अलावा हाल
ही में वर्ष 2022 का मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे भी जारी किया गया है। इस सर्वे के अंतर्गत भारत की स्थिति में वर्ष 2021 की तुलना में कुछ सुधार हुआ है। सर्वे में शामिल कुल 44 देशों में से भारत ने 41वां स्थान प्राप्त किया है। शिकायत निवारण सूचकांक। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। UIDAI आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रशासित करता है। GRI को प्रत्येक माह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रकाशित करता है। ये सूचकांक मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को रैंकिंग प्रदान करता है। और अगला टॉपिक है सड़क दुर्घटनाओं पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सर्कुलर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटनाओं पर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार खराब सड़क इंजीनियरिंग कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी घातक या गंभीर दुर्घटना के लिए NHAI अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्राधिकरण ने अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में शामिल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करने के प्रति गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसके कारण सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। NHAI को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत गठित किया गया है। NHAI से सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। अगला टॉपिक है अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों संस्थाओं द्वारा संचालित कई पहलों के लिए समग्र जागरूकता पैदा करना है। NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। इसकी स्थापना स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए की गई है। अपने संचालन में इसे पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। QCI एक गैर लाभकारी संगठन है। ये सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। भारतीय गुणवत्ता परिषद को उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के स्वतंत्र तृतीय पक्ष आकलन के लिए एक तंत्र बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अगला है संपीड़ित बायोगैस। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। CBG संपीड़ित और शुद्ध बायोगैस है। इसे अपशिष्ट या बायोमास स्रोतों जैसे कि कृषि अवशेष या मवेशियों के गोबर से उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2018 में सरकार ने CBG उत्पादन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना शुरू की थी। इसे सतत के नाम से जाना जाता है। इस CBG संयंत्र से पराली दहन और संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। ये जैविक खेती के लिए किण्वित जैविक खाद के उत्पादन में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये किसानों के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय सृजित करने में सहायक होगा। अगला टॉपिक है मृदा कार्बन। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक पशुओं द्वारा की जाने वाली चराई मृदा कार्बन की लंबे समय तक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा कार्बन मिट्टी में संचित ठोस कार्बन है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में होता है। मृदा कार्बन को स्थलीय कार्बन का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। इसमें सभी पादपों और वायुमंडल की तुलना में ज्यादा कार्बन होता है। मृदा कार्बन की स्थिरता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और वैश्विक कार्बन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। भौगोलिक संकेतक का दर्जा। जापानी दूतावास ने एक मादक पेय निहोंशु के लिए GI टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। ये चावल के किण्वन द्वारा निर्मित एक मादक पेय पदार्थ है। GI टैग एक तरह का चिन्ह है। इसका उपयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इस विशेष भौगोलिक उत्पत्ति की वजह से ही इन उत्पादों में उत्तम गुण होते हैं और इन्हें व्यापक लोकप्रियता प्राप्त होती है। GI टैग पेरिस कन्वेंशन और विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं यानी ट्रिप्स के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम अभिसमय देशों के नागरिकों को GI टैग के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत अभिसमय देश वे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या संगठन के सदस्य हैं तथा उन्होंने GI टैग के संबंध में भारतीय नागरिकों को भी विशेषाधिकार प्रदान किए हैं।
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी कार्यक्रम वाइजर। हाल ही में वाइजर कार्यक्रम की पहली 11 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कार विजेताओं को अनुसंधान एवं विकास और उद्योग परियोजनाओं में भाग लेने तथा सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वाइजर कार्यक्रम को इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने आरंभ किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत और जर्मनी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में महिला शोधकर्ताओं में वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण करना, उसे बनाए रखना और बढ़ावा देना है। इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत तथा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जर्मनी की एक संयुक्त पहल है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रही प्रजातियों के बारे में। नॉर्दर्न जिराफ, जिराफ कैमेलोपार्डालिस। नॉर्दर्न जिराफ भारत के लिए एक विदेशी प्रजाति है। इसे अंग्रेज अफ्रीका से भारत लाए थे। नॉर्दर्न जिराफ पश्चिमी, मध्य और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। जिराफ भूमि पर सबसे ऊंचे स्तनपायी हैं। IUCN में नॉर्दर्न जिराफ की स्थिति वल्नरेबल की है। वर्तमान में इनकी संख्या 6000 से भी कम होने का अनुमान है। नॉर्दर्न जिराफ की अन्य उप प्रजातियां हैं कोर्डोफन जिराफ जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वेस्टर्न अफ्रीकी जिराफ जो कि वल्नरेबल है। और अब बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। दिलीप महालनोबिस, ये एक भारतीय चिकित्सक थे। इन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। इन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में काम करते हुए ORS की सहायता से कई लोगों की जान बचाई थी। ORS जल, ग्लूकोज और नमक का एक घोल है। ये घोल निर्जलीकरण से बचने का एक सरल और लागत प्रभावी उपाय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ORS को हैजा और अन्य अतिसार रोगों के उपचार के लिए मानक चिकित्सा टॉनिक के रूप में अपनाया है। लैंसेट जर्नल ने इसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सकीय खोज बताया था। वर्ष 2002 में इन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पोलिन पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस पुरस्कार को बाल चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। दिलीप महालनोबिस के जीवन मूल्य थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सीखने के लिए उत्साह और करुणा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।